you exploit the resources from the nature only to the extent which is minimum possible, minimum necessary for your basic sustenance. लग्जरी नहीं, लाइवलीहुड, आजीविका तक सीमित रहो, अपने न्यूनतम आवश्यकताओं तक सीमित रहो। प्रकृति के दोहन में विलासिता के लिए अगर प्रकृति का दोहन करने लगे और प्रकृति को मां की बजाय आपने समझ लिया दासी, पूरे ग्रह पृथ्वी के अन्य समस्त वनस्पतियों, नदियों, जलाशयों, वृक्षों, वनों, समुद्रों, उनके साथ समवेत रूप में है और पृथ्वी नहीं बल्कि सौरमंडल के भी सभी ग्रहों नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब अपने अस्तित्व की बात करें, अपने विकास की बात करें, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। उनका जो फ्रांसिस बेकन फिलोसोफर है वेस्टर्न का, जिसके आधार पर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी नींव आई, अंधाधुंध जो मैटेरियलिज्म आया, जो मार्केट इकोनॉमी आई, उसका सिद्धांत फ्रांसिस बेकन से शुरू होता है, जो कहता है कि प्रकृति तुम्हारी दासी है। मनुष्य को अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति का दोहन करना अधिकार है आपका। और हमारी दृष्टि क्या कहती है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो मां से तो आप उतना ही ग्रहण करोगे ना। जब 9 महीने आप गर्भ में थे तो क्या कोई फैट के लिए ग्रहण कर रहे थे आप? जो मां के पोषण के लिए उसके शरीर से हमने उतना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषकीय तत्व लिया जो हमारे लिए न्यूनतम आवश्यक था। तो जब पृथ्वी हमारी मां है तो पृथ्वी से भी हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमें न्यूनतम पोषण के लिए आवश्यक है। यह भारतीय दृष्टि, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड आपको ये दृश्य ले जाएगा और ये पूरी दुनिया को बचाएगा, सिर्फ भारत को ही नहीं। एक सवाल ये उठता है, बहुत लोग कहते हैं जब सबको एक दृश्य से देखोगे तो आतंकियों से कौन निपटेगा? ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? ऋग्वेद का एक, हमारी बेटियां बैठी हैं देवप्रयाग की और विदुषी देवाश्रिता जी भी आ गई हैं, साध्वी। अहम इंद्रो न पराजज्ञ, ये हमारे ऋषि कहा करते थे, मैं इंद्र हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये भी भारतीय दृष्टि है। अहम इंद्रो न पराजज्ञ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये शौर्य भी होना चाहिए, क्योंकि क्या पृथ्वी का या किसी भी ब्रह्मांड के घटक का अस्तित्व बिना शौर्य के होता है क्या? उसके अंदर शौर्य और करुणा दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। शौर्य और करुणा अगर दोनों अलग हो जाती है तो अस्तित्व खंडित हो जाता है। और भारत की दृष्टि यही रही, हम शौर्यशाली होंगे लेकिन किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे किसी को सताने के लिए। लेकिन यदि कोई आक्रमण करता है तो उस समय हम उसको समूल नष्ट कर देंगे। ये भारतीय दृष्टि है। हम किसी अपने विस्तार के लिए नहीं करेंगे। हम अपना विस्तार करेंगे तो ज्ञान से करेंगे, दर्शन से करेंगे। और जो हजारों साल का इतिहास है, जब हमारी पुस्तकों में आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएंगी। मैं बहुत ही प्रयास करके तैयार कर रहा हूं उसको। कम से कम 20-25 विश्वविद्यालयों में उनके 20-20, 25-25, 50-50 शिक्षकों की गोष्ठी कर रहा हूं मैं निरंतर 6 महीने से, कि हमारे समाज विज्ञान की किताब कैसी हो। अभी तक समाज विज्ञान को हम सबसे कम महत्व देते हैं, जबकि व्यक्ति के गढ़ने और शिल्प के लिए, उसके मूल्य बोध के लिए, उसके स्वभाव के लिए, अपने देश की सांस्कृतिक यात्रा, अपनी ऐतिहासिक यात्रा, अपनी बौद्धिक यात्रा, अपनी आर्थिक यात्रा, अपनी भौगोलिक संसाधनों की विविधता, उसकी समृद्धि अगर का इसका बोध नहीं होगा और अपने भारत में, अपने देश में संपूर्ण ज्ञान सृजन की परंपरा का बोध नहीं होगा तो बच्चा 21वीं सदी में भी किसी भी चुनौती के समाधान के लिए कोई सार्थक विकल्प समाधान देने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मैं समाज विज्ञान पर भी बहुत महत्व देना चाहिए। मैं जानबूझ के इस शब्द को कह रहा हूं कि जबकि आपके यहां से जब मांग आई तो उसमें समाज विज्ञान के शिक्षकों की मांग नहीं आई।
तो मैं अनिल जी को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप प्रेरित करिए कि अन्य विषयों के साथ साथ समाज विज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल्यबोध, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन शब्द प्रयोग होता है एनईपी में, एनसीएफ में। नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, ये तीनों ही घटक हैं एक शिक्षित होने के लिए। तो ज्ञान होना चाहिए उस विषय का, और ज्ञान सिर्फ एक विषय का एकांतिक नहीं होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में होना चाहिए, अंतः विषयीय संबंधों के साथ होना चाहिए, वरना ज्ञान अधूरा है। अगर कोई इतिहास जान रहा है और इतिहास में वो राजनीतिक विज्ञान का क्या प्रभाव है, राजनीतिक विज्ञान को उसने कैसे प्रभावित किया, इतिहास ने हमारी आर्थिक गतिविधि को, यात्रा को कैसे प्रभावित किया, और आर्थिकी ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया, राजनीतिक विज्ञान को भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता ने कैसे प्रभावित किया, भूगोल ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, अर्थव्यवस्था ने पूरे भूगोल को कैसे कर दिया। जैसे कि पूरी की पूरी आज की जो लिबरल स्टेट और मार्केट इकोनॉमी है, उसने पूरे प्रकृति का ही विद्रूप कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। उसीलिए तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो रही है, समुद्रों में हलचलें हो रही है। आज भी पढ़ा होगा कि अरब सागर में हलचलें आ रही हैं, सावधान हो जाओ, हिमालय पिघल रहा है, सावधान हो जाओ। ये पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का भौगोलिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अध्ययन से हम वंचित हो गए, एकांगी हो गए अर्थव्यवस्था की ओर, भूगोल की चिंता नहीं की। इसलिए हमें छात्र को इस रूप में गढ़ना है कि वो ज्ञान को सर्वांगीण समस्त आयामों के साथ व्याख्या करने, विश्लेषण करने का सामर्थ्य उसके अंदर विकसित हो। और विज्ञान के साथ भी उसका रिश्ता समाज का है ना। टेक्नोलॉजी क्यों आती है? पहले तो फिलॉसफी आती है ना। फिलॉसफी की जब शादी होती है मैथमेटिक्स से, तो फिजिक्स आती है, भौतिक विज्ञान आता है। और जब भौतिक विज्ञान का जब रिश्ता समाज से होना प्रारंभ होता है, तब तमाम तरह के विषय आ जाते हैं बच्चे के रूप में, ब्रांचेज आ जाती है, थ्योरेटिकल ब्रांचेज। और जब नीड, कंटेम्परेरी, समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने के लिए तकनीकों की आवश्यकता होती है, तब टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जीवन दर्शन जो फिलॉसफी है, उसका किसी विषय के साथ एकांतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक समग्र रिश्ता है। इसलिए बच्चे को, इसलिए 10वीं तक सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक है कि 10वीं की बात भले वो विशिष्टता ग्रहण करे, लेकिन सामान्य बोध उसको सारे विषयों का इस स्तर का हो कि समग्रता में सभी विषयों के इनपुट के साथ, निवेश के साथ, वो आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए चिंतन की प्रक्रिया से, तर्कपूर्ण ढंग से चुनौतियों और समस्या के समाधान का स्वभाव उसका बन सके, इसलिए पढ़ाया जाता है हाई स्कूल तक सारे विषय। बच्चों को थोपने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप समाज विज्ञान को भी, अपने जो भी साथी हों, मित्र हों, उनको कहिएगा कि ये ऐसा विषय नहीं है कि सिर्फ आप इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओ और ऐसे पुल बना दो कि ढह जाएं 6 महीने में। अगर उनका मूल्यबोध नहीं ठीक है तो यही करेंगे, चिकित्सक बन जाओ, लूटो बैठ करके, आईसीयू में बैठा करके मरे हुए आदमी को भी तब तक बैठाए रहो जब तक कि घर वालों को डराते रहो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। इसलिए कि वैल्यूज खत्म है। अगर उनको सोशल साइंसेस के एंगल से अपने फिलोसॉफिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस की चिंता होगी, तो जाहिर तौर पर वो ज्ञानवान होने के बाद एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ पर चिंतित नहीं होंगे, बल्कि न्यूनतम अपने लिए ग्रहण करके समाज को प्रतिदान करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बहुत प्रवचन की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय दृष्टि कहती है कि अगर आपको देखना है तो बादलों से देखो ना, बादल जब बरसते हैं तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जब वृक्ष छाया दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, फल दे देता है, पुष्प दे देता है, तो उसे मोक्ष मिलता है। मतलब यह है कि प्रकृति का मनुष्य के अलावा एक घटक बता दो, आप चिंतन करिएगा इस पर,
मनुष्य के अलावा एक भी घटक, उसमें कुछ हद तक मनुष्य के साथ और जानवर भी सम्मिलित हो जाएंगे, उनको भूल जाइए। बाकी और जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग, उसमें से एक भी बताओ कि उसके पास जो भी सामर्थ्य है प्रकृति ने दिया है, क्या अपने पास बटोर के रखता है क्या? अपने पास एकत्रित करके रखता है क्या? क्या वो उसमें जाति भेद क्षेत्र प्रांत देखता है क्या? जहां है वहीं अपने सामर्थ्य का स्वतः स्फूर्त विकिरण करता है। बादल है तो बरसेगा, गरीब अमीर नहीं देखता, जाति नहीं देखता। पुष्प है, उसके बगल से कौन गुजर रहा है उसको सौंदर्य और सुगंध देता है। वृक्ष के नीचे कोई भी बैठता है उसको छाया देता है। इसलिए भारतीय दृष्टि यह है कि अगर प्रकृति ने आपको कोई सामर्थ्य दिया है तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मूलभूत न्यूनतम जितनी आवश्यकता है उसको ग्राह्यता करते हुए वृक्ष जैसे करता है, पृथ्वी से उतना ही पानी लेता है, उतना ही उर्वरक लेता है जितना उसके लिए अपने तने जड़ें और पुष्प के लिए आवश्यक होता है। संग्रहण नहीं करता, किसी पर आक्रमण भी नहीं करता। लेकिन हमारा पेट ही नहीं भरता, हमारी इच्छाएं ही नहीं पूरी होती, और कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की। ये सर्वश्रेष्ठ कृति होती है कि सामान्य कृतियां तो अपने सामर्थ्य का स्वतः स्फूर्त विकिरण करती हों और हम उसका संरक्षण करने की कोशिश करते हैं, संग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि तालाब का पानी पीने लायक इसलिए नहीं होता कि वो स्थिर है, नदी का पानी प्रवहमान रहता है इसलिए वो पेय होता है। इसका मतलब है कि गतिशील होना ही संसाधनों और सामर्थ्य का जीवन का मूलभूत दृष्टि होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा बोर्ड ये सिखाएगा बच्चों को अपने पाठों के माध्यम से, प्रवचन से नहीं। प्रवचन से नहीं सुनता कोई, लेकिन जो एक छोटे बच्चे को अगर एक कहानी, एक कविता बार बार हर विषय में अगर उसको अप्रत्यक्ष रूप से उस ज्ञान की, उस दृष्टि की प्रतिध्वनि उसके अवचेतन पर होती रहती है तो अब उसका स्वभाव बन जाता है। कॉन्शियस माइंड से स्वभाव नहीं बनता, साइकोलॉजी के जो लोग जानते हैं, स्वभाव बनता है सबकॉन्शियस से। और सबकॉन्शियस 14 वर्ष तक एक सेकंड में 20 लाख सूचनाओं का प्राप्त करके और उसका प्रसंस्करण कर लेता है, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक सेकंड में 40 सूचनाओं का करता है। और ये सब कॉन्शियस सबसे अधिक एक्टिव होता है 14 वर्ष की उम्र तक। इसलिए हमने लोगों से एक अनुरोध किया कि प्रत्युष नर्सरी से लेकर 8वीं तक जो विषय, जो पाठ हैं वो मूल्यबोध आधारित होंगे, और जब आप पुस्तकें बढ़ाएंगे हमारे लोग विषय में आपको कक्ष में बताएंगे कि कैसे हमने इनका वैल्यूज के सापेक्ष कक्षावार, उम्रवार उसको हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया है, और उस कक्षा विशेष में मनोवैज्ञानिकों से राय लेकर के कि कौन से भारतीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य और ग्लोबल वैल्यूज जिस रूप में भी पाश्चात्य दर्शन से भी आए, हम किसी से हम नकारते नहीं, सबसे अच्छी बातें लेकर उसमें से उदात्त रूप में कौन से मूल्यबोध होंगे उसके अनुसार ही पाठों और अंतर्वस्तु विषय वस्तु का चयन किया गया है, उसी आधार पर अभ्यास बनाए गए हैं। इसलिए उनको सिर्फ परीक्षा लेने तक सीमित मत रखिएगा, उनको पढ़ा के कोशिश करिएगा कि जो वैल्यूज हैं, जो मूल्यबोध हैं, जो डिस्पोजिशंस बनाने की चेष्टा है वो बच्चों के अंदर आ जाए, और आपके अंदर भी किसी प्रकार का भ्रम हो तो आपके अंदर भी आ जाए वो दृष्टि, तो शायद समर्थ रूप से देश खड़ा होगा। अब हम कहते हैं कि भाई एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, तो भी कहता है एक ऐसे बच्चे को गढ़ना टू एनेबल द स्टूडेंट विथ कंपैशन एंड एम्पैथी, करेज एंड रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर and creative imagination with sound ethical moorings and values। कहता ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए।
और ऐसे विद्यार्थियों के हम क्या करेंगे? हम दिस विल प्रोड्यूस engaging, productive and contributory citizen। ऐसा नागरिक तैयार करना है जो अपने को समाज के साथ इंगेजमेंट रखे, इंडिविजुअल के बारे में ना सोचे, जो प्रोडक्टिव हो, जो उत्पादक हो, उपयोगी हो। घर परिवार में देखिए ना, जो अनुत्पादक लोग हैं उनकी कितनी इज्जत होती है। घर में अगर कोई जो बढ़िया कमाने वाला होता है ना, तो सबसे पहले दूध का मलाई उसी को खिलाया जाता है, अलग पावड़े बिछाए रहते हैं लोग उसके लिए। और जो अनुपयोगी होता है वो हिकारत अपमान से उसका होता है। सिर्फ एक माँ होती है जो सबको झेल लेती है, बाकी लोग नहीं झेल पाते। तो इसलिए प्रोडक्टिव भी होना जरूरी है, इंगेजिंग होना जरूरी, और कंट्रीब्यूटरी, जिसकी बात कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से समाज और प्रकृति के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राप्त ही कर रहा है, तो ऐसा नागरिक तो बोझ है। तो ऐसा नहीं बनाना है। लेकिन ये सब बनाने के बाद भी क्या उद्देश्य अंतिम है? उन्होंने लिखा कि ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है जो इक्विटेबल हो, जिसमें समानता का बोध हो, इंक्लूसिव हो, जो सर्वसमावेशी हो, और प्लूरलिस्टिक हो, कि सिर्फ हर तरह के लोगों को समावेश करने की क्षमता हो उसके अंदर। अब उनकी प्लूरलिज्म जो है सिर्फ मनुष्यों तक है, और हमारी दृष्टि का प्लूरलिज्म जो है, बहुलतावाद जो है, वो प्रकृति के समस्त घटकों के साथ आत्मीय होने का है। हर दृश्य में अंतर होगा, उनकी क्वालिटी सिर्फ मनुष्य तक सीमित है। They will talk about the fundamental rights of the human beings also, but I question always, where is the fundamental right of mountains? Where is the fundamental right of rivers? Where is the fundamental rights of other planets? Where is the fundamental rights of forest? Without caring the fundamental rights of surrounding through which we get nourishment, do you think we will exist in future? No. उनके अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा है, इसलिए उनकी भी फंडामेंटल राइट की चिंता करनी, ये भारतीय दृष्टि है। तो उनके जितने शब्द हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, उन सारे शब्दों का आप भारतीय दृष्टि में ही कथानक मिलेगा आपको, भारतीय दृष्टि से ही आपको पोएम मिलेगा। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। इसलिए जब आप पुस्तकें पढ़ लोगे, फिर कभी कोई बात होगी तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज चूंकि आप प्रशिक्षण की दृष्टि आए हैं, ये तो उद्घाटन सत्र में सिर्फ आपको एक प्रारंभिक एक दिशा के रूप में मैं बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि समान शब्द जो यूरोपीय दर्शन में आते हैं, वह मात्र मानव के संदर्भ में है। बार बार जो मैं इस बात को कह रहा हूं, जो भारतीय दृश्य और पाश्चात्य दृश्य का अंतर मैं बार बार समझा रहा हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं निवेदन आपसे कि उनके सारे शब्द खुद तक, व्यक्ति तक, या ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के समूह तक सीमित है। हमारे लिए वो शब्द व्यापक अर्थ रखते हैं। हम अगर लिबर्टी की बात करते हैं ना, स्वायत्तता की बात, तो हम उच्छृंखलता की बात नहीं करते कि हमको अधिकार होना चाहिए, हमको अधिकार होना चाहिए अपना, हमें निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, हमें अपनी शादी का अधिकार होना चाहिए, हमें अपने चॉइस होने चाहिए। माई चॉइस, माई चॉइस, माई चॉइस, ये शब्द बड़े पूरी दुनिया में आजकल तैर रहे हैं। और यहां तक भी आ गया है बिगड़ते बिगड़ते कि माई बॉडी माई चॉइस, यहां तक चला गया। और उनसे पूछो कि हु आर यू, आप हैं कौन? यहीं पर भेद पैदा हो जाता है दृष्टि का, कि क्या आप नितांत भौतिक शरीर और नितांत वैयक्तिक अस्तित्व है आपका, या आपके अस्तित्व के साथ अन्य अस्तित्वों का भी कोई योग है? अगर आपको स्वायत्तता दी जाती है तो स्वायत्तता का मतलब वो श्रृंखलता, स्वच्छंदता नहीं है। इस स्वायत्तता में और अधिक जिम्मेदारी बढ़ती है, उत्तरदायित्व बढ़ता है। क्योंकि पहले डिफाइन योर सेल्फ, आत्मा तुम्हारा है क्या? तो हमारी, उनकी दृष्टि तो कहती है हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमारी इंद्रियों की स्वतंत्रता है। जैसा मैं चाहूं वैसा भोजन करूं, जैसा मैं चाहूं इसे काम वासना में लिप्त रहूं, जैसा मैं चाहूं इसे आर्थिक अपना
संग्रह करूं, ये मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय दृष्टि से क्या कहती है स्वायत्तता? अन्य बोर्ड और हमारे बोर्ड में अंतर क्या होगा बता रहा हूं। इन्हीं एनईपी के शब्दों को जब वो पार्ट का चयन कर रहे हैं तो अभी भी वेस्टर्न कल्चर से आच्छादित हैं डेफिनेशंस। हम जब उसको व्याख्यायित कर रहे हैं तो हम अंदर तक प्रवेश करके व्यापक भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उसको ले रहे हैं। हमारी जो स्वायत्तता है वो है तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त ऋतेन ज्ञानान मुक्ति यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यते सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये हमारी स्व की परिभाषा है कि हम स्व अकेले नहीं है, जो बार बार मैं कह रहा हूं, हमारे स्व में सब समाहित है। तो उत्तरदायित्व तो बढ़ता है कि हम अपने स्व का जो विचार करते हैं तो हमारे स्व का वृत्त बहुत नितांत छोटा सा त्रिज्या नहीं है। इस हमारे स्व का जो परिधि है, जो डाया है, उसको बढ़ाते बढ़ाते हमें समाज, प्रकृति, सौरमंडल, ब्रह्मांडीय घटकों के साथ एकात्म होना है। और पार्टिकल फिजिक्स भी यही कह रही है, आज की अधुनातन विज्ञान भी यही कह रहा है। और आजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक एक बात और कह रहे हैं कि यदि जो विज्ञान आ रहा है अब पार्टिकल फिजिक्स से 21वीं शताब्दी में जो धीरे धीरे प्रगति करके जहां पहुंच रहा है, उसके अनुरूप अगर कोई धर्म होगा पूरी दुनिया में जो उससे अलाइंड हो सकता है, संरेखित हो सकता है, तो उन्होंने कहा एकमात्र भारत की सनातन संस्कृति का ही हो सकता है। ये फिलोसॉफिकली, साइंटिफिकली, एनालिटिकली now everybody has been convinced the only alignment with the scientific theoretical advancement of science can align only with the values embedded in Indian Sanatan पद्धति। उस दर्शन हमको पिछड़ा मान के चल देते हैं बहुत सारे लोग। ही इज एग्जीक्यूटर। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ फिलॉसफी में बकते रहते हैं, करते नहीं कुछ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा कि हाँ, सनातन को हम कुछ उठा करके कम से कम अपनी पुरानी ज्ञान परंपरा को वर्तमान विज्ञान के मानकों से प्रमाणित करके दिखाएं पूरे विश्व को। और सैकड़ों हजारों जर्नल्स में जब योग आयुर्वेद का साइंटिफिक वैलिडेशन छपने लगा, तब भारत सरकार ने स्वामी जी की बात मानी कि ठीक है, एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को भी समावेशित करे, तभी एक समर्थ समग्र व्यक्तित्व भारत के युवाओं का निर्माण होगा। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य है। बाकी अब कक्षाओं में जब आप जाएंगे, उससे पहले हमारे श्रवण जी और निधि दोनों लोग आगे आ जाएं। ये लोग आपको, मेरे ख्याल से श्रवण जब तक तैयारी कर रहे हैं, तो निधि आप बताओ। ये निधि हमारी जो है वो कंप्यूटर के भी विशेषज्ञ हैं और हमारे वोकेशनल को लीड करती हैं, इसलिए इनका अभिनंदन करिए। और हम लोगों ने प्रयास करके अभी से, जबकि 9वीं से 12वीं, चूंकि एनसीएफ ने अभी सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है बाकी विषयों के, इसलिए एनसीईआरटी भी नहीं किताब बना पा रही। हम भी पूरी निगाह रखे हुए हैं कि हम उनसे बेहतर किताब बनाना है, तो इसलिए हम भी सिलेबस को धीरे धीरे डिफाइन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमारे नियम में यह है कि जब तक हम अपनी किताब जिस विषय का नहीं बना लेंगे तो एनसीईआरटी यूज करेंगे, बाकी किसी को नहीं उपयोग करने देंगे, क्योंकि भारत सरकार के हम भी हैं और वो भी हैं, लेकिन हम उनसे बेहतर इस दृश्य से बनाएंगे। लेकिन हमने पहला प्रयास ये किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा है दुनिया में, और 21वीं शताब्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही युग है, इसलिए उससे संबंधित जितने कोर्सेज हैं वो हमने 7-8 कोर्सेज अभी से 9वीं से 12वीं का विगत 2 वर्ष से प्रारंभ कर दिया है उसको, और एनएसक्यूएफ से अलाइंड कर दिया है नेशनल जो क्वालिफिकेशन का, जो स्किल क्वालिफिकेशन के नाम से उसके अनुसार, ताकि बच्चा प्रोडक्टिव होने के साथ साथ ट्रेनिंग कर करके 4 साल अगर पढ़ लेता है तो रीजनेबल सैलरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो नौकरी भी पा सके। वो सब हमने पहले ही डेवलप कर लिया है। जो भी विद्यालय हमसे 9वीं से 12वीं में, अभी मान लो 8वीं तक कोई जुड़ा है अनिल जी, लेकिन अगर 9वीं से 12वीं में उससे जुड़ना चाहता है तो उसका भी हम अभिनंदन करेंगे। बाकी विषयों में अगर वो सोच ले और विचार कर ले तो जुड़े,
लेकिन अगर 8वीं तक जुड़ा है तो 9वीं से 12वीं में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, डेटा साइंस के साथ, साइबर के साथ वो बच्चों को ट्रेनिंग कोर्सेज दे सकता है।